हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू टेट प्रिपरेशन। टेट प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। आज हम पुनः प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की श्रेणी में मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 एमपीटेट 2020 का 5 मार्च 2022 का शिफ्ट 2 का पेपर करने जा रहे हैं, जिसका सीडीपी पोर्शन हम करेंगे। सीडीपी करेंगे, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र करेंगे। 121 से 150 तक के प्रश्न होंगे। इसमें टोटल 30 प्रश्न होंगे सीडीपी के बाल विकास के। शिफ्ट 2 का पेपर है ये 5 मार्च 2022 का। और ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की श्रेणी में आएगा। अभी जो हाल ही में मध्य प्रदेश शिक्षक संयुक्त पात्रता परीक्षा 2024 वैकेंसी आई है, उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की श्रेणी में इसे रखा जाएगा तो अच्छा रहेगा, तैयारी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। प्रश्न क्रमांक 121 से शुरुआत करेंगे सीडीपी से। Who plays an important role in development of child? बालक के विकास में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करते हैं? बालक का विकास जो है उसमें कौन महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं? ऑप्शन ए है फैमिली मेंबर यानी कि परिवार के सदस्य। ऑप्शन बी है रिलेटिव्स यानी कि रिश्तेदार। ऑप्शन सी है मदर फादर यानी माता पिता। ऑप्शन डी है फ्रेंड्स यानी कि मित्र। तो सिंपल सा लड्डू सा क्वेश्चन है, 10 सेकेंड दिया आपको, सही जवाब दीजिए। 121 नंबर का प्रश्न है। तो बच्चे जो है प्रथम गुरु माँ होती है, तो माता पिता से ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं माता पिता बालक के विकास में। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाए। अगला 122 नंबर का प्रश्न है। इसमें सब अच्छे प्रश्न है, लेवल अच्छा है प्रश्नों का। फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड। गर्भधारण की प्रथम अवस्था कहलाती। ऑप्शन ए एम्ब्रियो स्टेज यानी कि पिंड अवस्था। ऑप्शन बी फटीज स्टेज यानी कि भ्रूण अवस्था। ऑप्शन सी ओएम ओएम स्टेज यानी कि डिंब अवस्था। और ऑप्शन डी है गेस्टेशन स्टेज यानी कि बीज अवस्था। ठीक, ये डी वाला ऑप्शन बीज अवस्था। बीज अवस्था। अब 10 सेकेंड दिया आपको, सही जवाब दीजिए। गर्भधारण की प्रथम अवस्था क्या कहलाती है, ये आपको पता है। 122 नंबर प्रश्न है, सही जवाब है ओएम ओएम ओवम स्टेज यानी कि डिंब अवस्था। डिंब अवस्था फर्स्ट स्टेज। अब इसमें इस प्रश्न से आप क्या सीखे? तो इससे ये सीखे कि गर्भधारण की प्रथम अवस्था तो डिंब अवस्था है, बाकी जो अवस्थाएं हैं वो भी आपको पढ़ लेना है, उनके बारे में आपको रिसर्च कर लेना है, पढ़ लेना है, नोट्स बना के रख लेना है। ठीक, तो 122 का सी था। 123 नंबर का प्रश्न है। चारों ऑप्शन दिख रहे हैं आपको। यदि आपको प्रश्न नहीं दिखते हैं तो आपको क्या करना है कि ये जो क्वालिटी है वीडियो की, ये 360 पिक्सल या 480 पिक्सल पे कर लेना है। लर्निंग टू वॉक है चलना सीखना है। चलना सीखना है। ऑप्शन ए कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि लक्षण। ऑप्शन बी फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास। ऑप्शन सी मोटर डेवलपमेंट यानी कि क्रियात्मक विकास। ऑप्शन डी बिहेवियर यानी कि व्यवहार। सही जवाब दीजिए, 10 सेकेंड दिया। तो जो एक तो होती है फाइन मोटर स्किल्स और एक होती है ग्रॉस मोटर स्किल्स। तो ये सब काय में आते हैं? मोटर स्किल्स यानी कि मोटर डेवलपमेंट में आते हैं। चलना फिरना ये क्रियात्मक विकास में या मोटर डेवलपमेंट में आते हैं। ठीक, अगला है 124 नंबर का प्रश्न। चार ऑप्शन आपको दिख रहे हैं आप कंप्यूटर स्क्रीन पर, मोबाइल की स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर अफेक्टिंग द मेंटल हेल्थ ऑफ चाइल्ड। बालक के मानसिक स्वास्थ्य को कौन सा घटक प्रभावित नहीं करता है? कौन सा घटक प्रभावित नहीं करता है? ऑप्शन ए है पुअर्टी इन द फैमिली, परिवार की गरीबी। ऑप्शन बी फीलिंग्स स्लीपिंग इन द क्लासरूम, कक्षा में नींद आना। ऑप्शन सी लेक ऑफ अफेक्शन, स्नेह की कमी। ऑप्शन डी डोमेस्टिक क्वारल, घरेलू कलह। तो कौन सा मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करता है?
बहुत सारे 3 ऑप्शन इनमें से तो करते होंगे और एक ऑप्शन जो है वो नहीं करता है। 10 सेकंड दिए आपको, सही जवाब दीजिए। तो परिवार की गरीबी भी करेगी, स्नेह की कमी भी करेगी, घर में लड़ाई झगड़ा होगा तो भी करेगा, फीलिंग स्लीपिंग इन द क्लासरूम, कक्षा में नींद आना, ये मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करता। ठीक है, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा 124 का। फिर 125 नंबर का प्रश्न है, एक ऑप्शन नीचे है। ठीक, पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं फिर पूरा मैं छोटा करता हूँ। मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट इज, विकास का अर्थ है। ऑप्शन ए चेंज इन बिहेवियर यानी कि व्यवहार में परिवर्तन। ऑप्शन बी चेंज इन इमेजिनेशन यानी कि कल्पना में परिवर्तन। ऑप्शन सी है चेंज इन साइज यानी कि आकार में परिवर्तन। और ऑप्शन डी है चेंज इन इमोशन यानी कि भावना में परिवर्तन। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है ये, देखिए 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे। मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों दिख रहे हैं। तो डेवलपमेंट का क्या अर्थ है आपको बताना है, विकास का क्या अर्थ है आपको बताना है। 10 सेकंड दिए आपको, बताइए। विकास का अर्थ होता है व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। अब व्यवहार में स्थायी परिवर्तन तो लिखा नहीं है, लेकिन व्यवहार में परिवर्तन लिखा है, तो यही तो सही जवाब हो जाएगा 125 का, कि व्यवहार में स्थायी परिवर्तन को ही हम डेवलपमेंट मानते हैं। अगला 126 नंबर का प्रश्न है, विच इज नॉट अ मेंटल डिसऑर्डर, कौन सा मानसिक विकार नहीं है, कौन सा मानसिक विकार नहीं है। तो आपको मानसिक विकार भी पढ़ लेने बच्चों। ऑप्शन ए है इपिलेप्सी यानी कि मिर्गी। ऑप्शन बी गोट यानी कि गठिया। ऑप्शन सी न्यूरोसिस यानी कि तंत्रिका रोग। ऑप्शन डी साइकोसिस यानी कि मनोविकृति। तो मानसिक विकार कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। 10 सेकेंड दिया। ये सारे है ना आपको कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं की मनोविज्ञान की किताब है एनसीईआरटी की, वो भी आपको पढ़ लेना है। उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए, तो उसमें से भी बन जाएंगे क्वेश्चन। आपको ऑनलाइन आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। एनसीईआरटी क्लास 11th एंड क्लास 12th मनोविज्ञान मेरे पास होगी तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और इसमें मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में और अबाउट सेक्शन, चैनल के अबाउट सेक्शन में भी मिल जाएगी। मानसिक विकार कौन सा नहीं है आपको बताना है। 126 नंबर का प्रश्न है। तो मिर्गी है, तंत्रिका रोग है, मनोविकृत, ये गठिया वाला रोग जो है ये मानसिक विकार नहीं है। फिर 127 नंबर का प्रश्न है, विच इज नॉट इन्वॉल्व इन मेंटल इलनेस, मानसिक बीमारी में शामिल नहीं है। ऑप्शन है हेरिडिटी फैक्टर, अनुवांशिकता कारक मानसिक बीमारी में शामिल नहीं है। या बी चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, बचपन का अनुभव। या सी चेंजेस इन ब्रेन यानी मस्तिष्क में परिवर्तन। ऑप्शन डी रूमेटिक फीवर यानी वात ज्वर। तो कौन सा शामिल नहीं है मानसिक बीमारी में, मेंटल इलनेस में, ये बताना। तो इनमें से कौन सी मानसिक बीमारी नहीं है आपको बताना, बताइए। 10 सेकंड दिए आपको, बताइए। तो आनुवंशिकता कारक, बचपन का अनुभव खराब रहा, या मस्तिष्क में परिवर्तन। ये वात ज्वर जो है, जो बुखार आना है, वो आपका मेंटल इलनेस में नहीं आता है। अब देखिए भाषा ऐसी दे दी, वात ज्वर, रूमेटिक फीवर, इसका मतलब है कि बुखार आना। 128 नंबर का प्रश्न है, पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं, छोटा कर देंगे। अ हेल्दी 1 year old चाइल्ड वेट इज, 1 वर्ष के स्वस्थ बच्चे का वजन होता है, क्या होता है। ऑप्शन है डबल द बर्थ वेट, जन्म के वजन के 2 गुना। ऑप्शन बी 3 times द बर्थ वेट, जन्म के वजन का 3 गुना। ऑप्शन सी 4 times द बर्थ वेट, जन्म के वजन का 4 गुना। या ऑप्शन डी 5 times द बर्थ वेट, जन्म के वजन के 5 गुना। तो आपको बताना है कि एक 1 वर्ष के हेल्दी बच्चे का वजन होता है, क्या होता है, बताइए। 10 सेकंड दिया।
तो 1 वर्ष का बच्चा तकरीबन कितने किलो का होना चाहिए आपको बताना। या जन्म के वजन के कितना गुना होना चाहिए, तो सही है ये, सॉरी 128 का बी वाला सही है, 3 टाइम्स द बर्थ वेट, जन्म के वजन के 3 गुना होना चाहिए। 129 नंबर का प्रश्न है, आइए देखते हैं। ब्लड प्रेशर ब्लड प्रेशर ब्लड प्रेशर अकर्स इन इंटेंसी केस। शेषवा अवस्था में रक्तचाप होता है, ऑप्शन ए लेस कम होता है, ऑप्शन बी मोर अधिक होता है, ऑप्शन सी वेरी फ्यू बहुत कम होता है, ऑप्शन डी वेरी मच बहुत अधिक होता है। तो शेषवा अवस्था होती है, सारी अवस्थाएं भी आपको पढ़ लेनी है, बाल्यावस्था, शेषवावस्था, किशोरावस्था। ये शेषवा अवस्था में रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर होता है, कम होता है, अधिक होता है, बहुत कम होता है, बहुत अधिक होता है, बताइए। 129 नंबर का प्रश्न है कि ब्लड प्रेशर कब बढ़ता है, तो जब उम्र बढ़ती है तब ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो शेषवा अवस्था में तो बच्चा रहेगा, तो उसका कम ही होगा, रक्तचाप कैसा होगा, कम ही होगा। 130 नंबर का प्रश्न है, 4 ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, देखिए। स्पैम्स ऑफ नेक मसल सीन इन विच स्पीच डिसऑर्डर। कौन सा भाषा दोष है जिसमें गले की मांसपेशियों में ऐंठन हो जाती है? ऑप्शन ए स्टैमरिंग यानी हकलाना, ऑप्शन बी लिस्प यानी कि दुतलाना, ऑप्शन सी लिस्पिंग यानी मुखर उच्चारण, या ऑप्शन डी स्लरिंग यानी कि अस्पष्ट उच्चारण। तो किसमें ऐसा होता है, कौन से भाषा दोष है जिसमें गले की मांसपेशियों में ऐंठन आता है? तो 130 नंबर का प्रश्न है, बताइए, सही जवाब बताइए। तो गले की मांसपेशियों में ऐंठन है, 10 सेकंड दिया आपको, बताइए इनमें से कौन से के कारण होता है था? तो ऑप्शन ए सही जवाब है, हकलाना। हकलाने में मांसपेशियों में ऐंठन होती है, इसके कारण बच्चा हकलाता है। अगला 131 नंबर का प्रश्न। अकॉर्डिंग टू शेल्डन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। शेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार, अब व्यक्तित्व के कितने प्रकार हैं, ये व्यक्तित्व पूरा टॉपिक आपको पढ़ लेना है। व्यक्तित्व के प्रकार शेल्डन के अनुसार, ऑप्शन, शेल्डन एक मनोवैज्ञानिक रहे, ग्रीक मनोवैज्ञानिक है। तो इनके अनुसार, शेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार है सोशल यानी सामाजिक, ऑप्शन बी मीजोमॉर्फी यानी मध्याकृति, ऑप्शन सी एथलेटिक यानी खिलाड़ी, ऑप्शन डी पिकनिक यानी कि स्थूल का है। तो इन्होंने, शेल्डन ने व्यक्तित्व के प्रकार दिए थे, तो आपको बताना है कि कौन सा प्रकार इन्होंने दिया। सही जवाब दीजिए, 10 सेकेंड दिया। तो एक मध्याकृति, स्थलाकृति, निम्नाकृति, ऐसा कुछ दिया था ना, मेजोमॉर्फी, एंडोमॉर्फी, ये वाला। तो बी वाला सही हो जाएगा, मेजोमॉर्फी वाला व्यक्तित्व प्रकार इन्होंने दिया था शेल्डन। शेल्डन ने जितने व्यक्तित्व के प्रकार दिए सब आपको पढ़ लेते, और बाकी मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व के प्रकार कौन कौन से दिए उनके बारे में भी आपको पढ़ना है। बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व के जैविकी निर्धारण घटक। जैविकी निर्धारण घटक है रिक्त स्थान है, ऑप्शन ए एनवायरमेंट यानी वातावरण, ऑप्शन बी हेरिडिटी यानी वंशानुक्रम, ऑप्शन सी जियोग्राफिकल यानी भौगोलिक, या ऑप्शन डी इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक। तो व्यक्तित्व के, पर्सनैलिटी के जैविकी, बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स यानी कि जैविकी निर्धारक घटक कौन से? सही जवाब दीजिए, 10 सेकेंड दिया आपको। 132 नंबर का प्रश्न है। तो व्यक्तित्व के जैविकी यानी बायोलॉजिकल कौन सा है इसमें से? वातावरण नहीं है, भौगोलिक नहीं है, आर्थिक नहीं है, वंशानुक्रम, हेरिडिटी जो है वो बायोलॉजिकल होता है। तो हेरिडिटी पर्सनालिटी का बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स है। अगला 133 नंबर का प्रश्न है, पूरा प्रश्न दिख रहा है, दिख रहा है। हाई लैंग्वेज इज नॉट अ थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, भाषा जो है वो विकास का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन ए भाषा विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है? थ्योरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी कि अनुबंध का सिद्धांत, ऑप्शन बी प्रिंसिपल ऑफ
सिमुलेशन यानी कि अनुकरण का सिद्धांत, ऑप्शन सी प्रिंसिपल ऑफ एडिशनल पावर अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, ऑप्शन डी प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरिटी यानी कि परिपक्वता का सिद्धांत। तो कौन सा सिद्धांत भाषा विकास का नहीं है आपको बता, 10 सेकंड दिया आपको, बताइए। तो अनुबंध का सिद्धांत कॉन्ट्रैक्ट का सिद्धांत है, अनुकरण यानी कि दोहरा कर सीखना यानी कि दूसरे को देखकर सीखना ये भी है, परिपक्वता का सिद्धांत यानी मैच्योरिटी परिपक्व हो जाएगा उसके बाद सीखने लगेगा ये भी है। ये एडिशनल पावर का कोई सा भी सिद्धांत नहीं है, तो अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत ये नहीं है। अगला 134 नंबर का प्रश्न है, चलिए प्रश्न पढ़ लेते हैं, फिर छोटा कर देंगे। Who gave the concept of multiple intelligence? बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी? ऑप्शन ए गार्डनर ने दी, ऑप्शन बी पियाजे ने दी, ऑप्शन सी गोलमैन डेनियल गोलमैन ने दी है, या ऑप्शन डी जॉन मेयर ने दी। बुद्धि के सिद्धांत भी आपको पढ़ लेने, रट लेने बिल्कुल कि किसने कौन सा क्या क्या दिया है। ठीक, 10 सेकंड दिया आपको, बताइए सही उत्तर बताइए। कमेंट में भी आप लिख सकते हैं या लाइव भी आप लिख सकते हैं। 134 नंबर का प्रश्न है, सही जवाब है इसका गार्डनर। बहुबुद्धि का सिद्धांत, मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया। ठीक, अब बुद्धि के बारे में आपको सभी पूरे टॉपिक पढ़ लेना है। प्रीवियस ईयर का यही मतलब है कि कहाँ से प्रश्न उठा के पूछे हैं, तो भैया बुद्धि से पूछे तो बुद्धि के सारे पढ़ लेने अपने को। इंफॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग इज रिलेटेड टू विच लर्निंग प्रिंसिपल? शिक्षण अधिगम की सूचना प्रक्रिया किस अधिगम सिद्धांत से संबंधित? ऑप्शन ए बिहेवियर व्यवहार से, ऑप्शन बी कॉग्निटिव संज्ञानात्मक से, ऑप्शन सी इमोशनल यानी कि भावनात्मक से, ऑप्शन डी सोसाइटी यानी कि सामाजिकता। तो जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग है वो किससे रिलेटेड, किस लर्निंग प्रिंसिपल से रिलेटेड? शिक्षण अधिगम की सूचना प्रक्रिया किससे रिलेटेड? 135 नंबर का प्रश्न है, सही जवाब दीजिए, 10 सेकंड दिया। तो शिक्षण अधिगम की सूचना प्राप्त हो रही है, पता चल रहा है, तो ये किससे रिलेटेड है? संज्ञान से रिलेटेड है। आपके कॉग्निशन में है कि नहीं, संज्ञान में है कि नहीं है, इससे रिलेटेड। 136 नंबर का प्रश्न है, अ स्टूडेंट हु अर्जेस विद द टीचर एंड क्लासमेट्स हु इज? एक छात्र जो शिक्षक एवं सहपाठियों से तर्क वितर्क करता है वो होता है, ऑप्शन ए प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड होता है, समस्यात्मक बालक है जो तर्क वितर्क कर रहा है, या बी एवरेज चाइल्ड है, औसत बालक है, या सी ब्रिलियंट चाइल्ड है यानी कि प्रतिभाशाली बालक है, या डी स्टबर्न चाइल्ड है यानी हठी बालक। कौन सा बालक है जो तर्क वितर्क कर रहा है? आर्ग्यू कर रहा है, आर्ग्यू लिखा है, सॉरी क्या लिखा है, आर्ग्यू। तो जो आर्ग्यू कर रहा है टीचर से वो कैसा बालक, तो कैसी बालिका, बताइए। 136 नंबर का प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? जो तर्क वितर्क कर रहा है, जो तर्क वितर्क कर रहा है वो प्रतिभाशाली बालक है, ब्रिलियंट चाइल्ड। जो प्रश्न पर प्रश्न कर रहा है, प्रश्न उत्तर पे रिवर्सिबल थिंकिंग कर रहा है, क्रिटिकल थिंकिंग कर रहा है, वो कैसा बालक है? तर्क वितर्क करने वाला बालक, प्रतिभाशाली बालक है। 137 नंबर का प्रश्न, बाद में छोटा कर लेंगे इसको। क्लाउड पिक्चर टेस्ट, क्लाउड पिक्चर टेस्ट ये पर्सनालिटी जांचने के टेस्ट है। तो क्लाउड पिक्चर टेस्ट इज यूज्ड टू मेजर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? मेघ चित्र परीक्षण, क्लाउड पिक्चर टेस्ट मेघ चित्र परीक्षण निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन ए है एप्टीट्यूड अभिरुचि के, ऑप्शन बी है इंटरेस्ट यानी कि रुचि के, ऑप्शन सी है पर्सनैलिटी यानी कि व्यक्तित्व के, ऑप्शन डी है इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि। तो किसको मापता है ये क्लाउड पिक्चर टेस्ट यानी कि मेघ चित्र परीक्षण, किसको मापता है आपको पता नहीं। किसके मापन के लिए ये परीक्षण किया जाता है? अभिरुचि के, एप्टीट्यूड के इंटरेस्ट यानी रुचि के, पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व के, इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि। ऑप्शन डी है, सॉरी ऑप्शन है एबीसीडी 137 का सही जवाब दीजिए, 10 सेकंड दिया।
तो ये पर्सनैलिटी जांचने के टेस्ट है, व्यक्तित्व जांचने के टेस्ट है कि बच्चे का कैसा व्यक्तित्व है, व्यक्ति का कैसा व्यक्तित्व है, वो जांचने के टेस्ट है क्लाउड पिक्चर टेस्ट। इसी प्रकार के बहुत सारे टेस्ट है, आपको मिल जाएंगे बुक्स में, आप पढ़ेंगे तो पर्सनैलिटी भी पढ़ना है आपको, व्यक्तित्व भी पढ़ना है, व्यक्तित्व परीक्षण भी पढ़ना है, और ये अभिरुचि भी पढ़ना है, रुचि भी पढ़ना है, और बुद्धि भी पढ़ना है। सारी चीजें आपको सीडीपी में पढ़ना है, तभी जाके आप सफल होंगे, अच्छा स्कोर आप प्राप्त करेंगे। थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट यानी कि टीएटी टेस्ट इज अ मेथड ऑफ मेजरिंग पर्सनैलिटी। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व को मापने की विधि। कैसी विधि है? दो तरह की विधि, एक सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, प्रोजेक्टिव, एक्सपेरिमेंटल। कौन सी विधि ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है सब्जेक्टिव टेक्निक, व्यक्तिपरक तकनीक है। ऑप्शन बी ऑब्जेक्टिव टेक्निक, टेक्निक यानी कि वस्तुनिष्ठ तकनीक है। ऑप्शन सी प्रोजेक्टिव टेक्निक यानी कि प्रक्षेपीय तकनीक है, या ऑप्शन डी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक यानी प्रयोगात्मक तकनीक। किस प्रकार की तकनीक है थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, ये आपको बताना, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि टीएटी टेस्ट कैसे लेते हैं, इसमें क्या क्या होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। 138 नंबर का प्रश्न है, सही जवाब दीजिए, 10 सेकंड दिया। तो ये प्रोजेक्टिव टेक्निक है। कौन सी टेक्निक है? प्रोजेक्टिव प्रक्षेपीय टेक्निक है। फिर अगला है 139 नंबर का प्रश्न है, पूरा स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। लर्निंग इज अ रिक्त स्थान एक्टिविटी। लर्निंग इज डेज एक्टिविटी। अधिगम एक रिक्त स्थान प्रक्रिया है। कैसी? रिलीजियस धार्मिक प्रक्रिया है क्या? ऑप्शन बी सामाजिक प्रक्रिया है। ऑप्शन सी फिजिकल यानी कि शारीरिक प्रक्रिया है। ऑप्शन डी पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? सीखना। अधिगम मतलब क्या होता है? सीखना। तो सीखना कैसी प्रक्रिया है? धार्मिक है, सामाजिक है, शारीरिक है, या राजनीतिक? बताइए, 139 नंबर का प्रश्न है, सही जवाब दीजिए। चारों ऑप्शन में से सही जवाब कौन सा? धार्मिक प्रक्रिया नहीं है, शारीरिक की हो सकती है, राजनीतिक नहीं है। पर राजनीतिक, ये शारीरिक और सामाजिक में कौन सी अधिक इम्पोर्टेंट है, अधिक सही, ज्यादा क्या लग रहा है? तो सोशल लर्निंग इज अ सोशल एक्टिविटी। अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया थी। ठीक। 140 नंबर का प्रश्न है, सभी ऑप्शन दिख रहे हैं, देखिए। Which of the following are the factors that affect learning? निम्नलिखित में से कौन से कारक जो है वो अधिगम को प्रभावित करते हैं? ऑप्शन ए लर्निंग स्टाइल ओनली, मतलब केवल अधिगम शैली। ऑप्शन बी मोटिवेशन ओनली, यानी कि केवल प्रेरणा प्रभावित करती है। ऑप्शन सी एटीट्यूड ओनली, यानी कि केवल रवैया, कैसा रवैया अपनाते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं वो। ऑप्शन डी लर्निंग स्टाइल, मोटिवेशन एंड एटीट्यूड एंड वैल्यूज। अधिगम शैली, प्रेरणा, दृष्टिकोण और मूल्य, ये सभी अधिगम को प्रभावित करते हैं। बताइए, 140 का सही जवाब दीजिए, 10 सेकेंड दिया। तो बड़का वाला सही होता है, इसमें ज्यादा समाहित है, वो सही है। लर्निंग स्टाइल, मोटिवेशन, एटीट्यूड एंड वैल्यू सभी अधिगम शैली को, अधिगम को प्रभावित करते हैं। ठीक। कैसे सिखाया जा रहा है, कैसे मोटिवेशन दिया जा रहा है, सीखने का दृष्टिकोण कैसा है, मूल्य क्या क्या, वैल्यूज क्या क्या सिखाई जा रही है, सब पे निर्भर करता है अधिगम। Which of the following is not an important aspect of education? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू नहीं है? कौन सा शिक्षा का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है? द टीचर, शिक्षक नहीं है क्या? द लर्नर, शिक्षार्थी नहीं है क्या? ऑप्शन सी द सब्जेक्ट मैटर, विषय सामग्री नहीं है क्या? डी द पेरेंट्स, माता पिता नहीं है क्या? कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। शिक्षा का महत्वपूर्ण पहलू कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। 141 नंबर का प्रश्न है, सही जवाब दीजिए, 10 सेकेंड दिया। तो इस केस में माता पिता इंपॉर्टेंट नहीं है कि शिक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू इनमें से कौन सा नहीं है एजुकेशन के लिए? तो माता पिता नहीं है, बाकी सब शिक्षक, शिक्षार्थी, विषय सामग्री सभी संबंधित है, इसलिए डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 142 नंबर का प्रश्न है, चार ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। लर्निंग कैन बी डिफाइंड एज अ फंक्शन ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ पर्सनल एंड डेश फैक्टर। सीखने के व्यक्तिगत और रिक्त स्थान कारकों की अंतःक्रिया के रूप में परिभाषित
किया जा सकता है। तो इसमें रख रख के देख लो, सीखने को व्यक्तिगत और मनोवैज्ञानिक कारक के, शारीरिक कारक, पर्यावरण कारक या मुद्रा कारक। डायरेक्ट मुद्रा लिख के इंग्लिश बात। चलो देखिए, ऑप्शन ए है साइकोलॉजिकल यानी मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन बी है साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल ऊपर है, नीचे भी साइकोलॉजिकल, या फिजिकल लिखा होना चाहिए था। ऑप्शन सी है पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट, ऑप्शन डी मुद्रा यानी कि मनी। तो कौन सा सही जवाब हो जाएगा? 10 सेकेंड दिया। कि सीखने को व्यक्तिगत और रिक्त स्थान कारकों की अंतःक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। मनोवैज्ञानिक के, शारीरिक के, पर्यावरण के, मुद्रा। व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल। 142 नंबर का प्रश्न है, सही जवाब दीजिए, 10 सेकेंड दिया। तो सीखने को व्यक्तिगत और क्या, पर्यावरण, व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारक को अंतःक्रिया के रूप में, इन्वायरमेंट वाला सही हो जाएगा। अगला 143 नंबर का प्रश्न है, बड़ा प्रश्न है, इसके ऑप्शन नीचे दिए, पहले ये पढ़ लेते हैं हम लोग। टीचिंग, शिक्षण। पहला है इज अ कॉम्प्लेक्स आर्ट ऑफ गाइडिंग स्टूडेंट, शिक्षा छात्रों को मार्गदर्शन करने की एक जटिल कला है। दूसरा, establishes a relation among different aspect of education, शिक्षा के विभिन्न पहलुओं के बीच संबंध स्थापित करता है। तो पहला दूसरा दोनों में से कौन सा सही? तो ऑप्शन चारों दिख रहे हैं आपको। पहला ऑप्शन है कि केवल एक सही है, दूसरा है केवल दो सही है, तीसरा है एक और दो दोनों सही है, डी वाला है कि ना तो एक सही है और ना दो सही। तो इसके वाले बहुत आते हैं प्रश्न, बताइए। कि छात्रों का मार्गदर्शन करना एक जटिल कला है शिक्षण, और शिक्षण जो है शिक्षा के विभिन्न पहलुओं के बीच संबंध स्थापित करता है। तो दो ही सही है कि एक सही है कि कौन सा सही? ये ऑप्शन है, ये इनमें से बताना है आपको, 10 सेकेंड दिया। तो छात्रों के मार्गदर्शन करने की एक जटिल कला है और शिक्षा के विभिन्न पहलुओं के बीच संबंध स्थापित करता है। बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, पहला दूसरा दोनों सही है। अब 144 नंबर का प्रश्न है, टीचिंग शुड बी रिक्त स्थान टेस्ट, शिक्षण रिक्त स्थान होना चाहिए, डायग्नोस्टिक यानी कि नैदानिक होना चाहिए, रेमेडियल यानी कि उपचारात्मक होना चाहिए। दोनों ही होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है कि पहला केवल एक होना चाहिए, ऑप्शन बी केवल दो होना चाहिए, ऑप्शन सी एक और दो दोनों होना चाहिए, और डी ना तो एक होना चाहिए ना ही दो होना चाहिए। तो भैया डायग्नोस्टिक भी होना चाहिए और रेमेडियल भी होना चाहिए। चलिए दीजिए, सही जवाब दीजिए, 10 सेकेंड दिया। तो शिक्षण जो है डायग्नोस्टिक यानी कि नैदानिक और रेमेडियल यानी कि उपचारात्मक दोनों तरीके का होना चाहिए। नैदानिक यानी कि समस्या का पता लगाने वाला होना चाहिए बच्चों की, और रेमेडियल यानी कि उपचारात्मक भी होना चाहिए कि अब इसका क्या उपचार किया जाए, वो भी होना चाहिए। अगला है 145 नंबर का प्रश्न। तो प्रश्न यहाँ है, तो हम 145 यहाँ लिख लेंगे, थोड़ा सा छोटा करेंगे। चलो, ना तो एक और ना ही दो है, ठीक। पढ़ते हैं इसको, कौन सा है 145 पर, ठीक है। इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग मीन्स, व्यक्तिगत अधिगम, इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग का अर्थ है। ऑप्शन ए, एवरी इंडिविजुअल हैज हिज और हर ओन वे ऑफ लर्निंग, प्रत्येक व्यक्ति का अधिगम का अपना तरीका होता है, ठीक, पहला वाला। दूसरा वाला है, इसमें कथन दिया है, टीचिंग हैज इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग प्लान फॉर द लर्निंग ऑफ एवरी इंडिविजुअल, शिक्षक ने प्रत्येक व्यक्ति के अधिगम के लिए व्यक्तिगत शिक्षण योजनाएं बनाई। तो व्यक्तिगत अधिगम क्या होता है? दोनों का अर्थ ये है क्या? मतलब व्यक्तिगत अधिगम का अर्थ है, दोनों कथन सही बता रहे हैं। ऑप्शन ए है कि केवल एक सही है, ऑप्शन बी है एक और दो ही सही है, ऑप्शन बी है केवल दो सही है, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों सही है, ऑप्शन डी है ना तो एक सही है और ना ही दो सही।
तो व्यक्तिगत अधिगम से आप क्या समझते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का अधिगम का अपना तरीका होता है, ठीक है। और शिक्षक ने प्रत्येक व्यक्ति के अधिगम के लिए व्यक्तिगत शिक्षण योजना बनाई कि एक के लिए पर्टिकुलर के लिए अलग अलग योजना बनाई। सही जवाब दीजिए। 10 सेकंड दिया आपको। 145 नंबर का प्रश्न। तो शिक्षक क्या प्रत्येक व्यक्ति के लिए अधिगम के लिए व्यक्तिगत शिक्षण योजनाएं बनाएगा तो पढ़ाएगा कब? उन्हें कैसे पढ़ाएगा? मान लो 30 बच्चे एक क्लास में, तो 30 शिक्षण योजनाएं होगी। समय तो वही है उसके पास, जो है वो 90 मिनट या 30 मिनट या 70 मिनट जो है। पढ़ाएगा कैसे? तो पहला वाला सही हो जाएगा, केवल के प्रत्येक व्यक्ति का अधिगम का अपना तरीका होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केवल एक सही है। ठीक, बड़ा ही अच्छा प्रश्न माना जाएगा। 146 नंबर का प्रश्न है। देख रहा होगा आपको। हाउ मेनी प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज डिड थर्स्टन सजेस्ट? थर्स्टन ने कितनी प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सुझाव दिया था? ऑप्शन ए 5 का, ऑप्शन बी 6 का, ऑप्शन सी 7 का, ऑप्शन डी 8। तो थर्स्टन को आपने पढ़ा होगा तो आप प्राथमिक मानसिक योग्यताएं भी पता होंगी। उनके बारे में आपको बताना है कितनी दी थी, 5 दी थी, 6 दी थी, 7 दी थी, 8। 146 नंबर का प्रश्न है। सही जवाब दीजिए। 10 सेकंड दिया। सही जवाब है कि 7 दी थी भैया। प्राथमिक मानसिक योग्यता कितनी दी थी? 7। थर्स्टन ने 7 कौन कौन सी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर 147 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न पढ़ लेते हैं। लर्निंग ऑफ अ चाइल्ड स्टार्ट फ्रॉम। एक बच्चे का सीखना रिक्त स्थान से शुरू होता है। ऑप्शन है द स्कूल यानी कि विद्यालय से, ऑप्शन बी द सोसाइटी यानी समाज से, ऑप्शन सी द फैमिली यानी कि परिवार से, ऑप्शन डी नेबर द नेबरहुड यानी कि पड़ोस से। कहाँ से बच्चा सीखता है? देखिए, सही जवाब दीजिए। 10 सेकेंड दिया। एक बच्चे का सीखना कहाँ से प्रारंभ होता है बताइए। हलवा प्रश्न है, बताइए। 143 नंबर का प्रश्न है। कहाँ से सीखेगा? तो पहले परिवार से सीखेगा, फैमिली से सीखेगा, माता पिता सीखेगा, माता प्रथम गुरु है। चारों ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। ठीक। टीचिंग इज शिक्षण है, एन आर्ट एक कला है, और साइंस एक विज्ञान है। सही कोट चुनिए सुनिए। केवल पहला सही है, ऑप्शन बी है केवल दूसरा सही है, ऑप्शन सी है पहला दूसरा दोनों सही है, ऑप्शन डी न तो एक सही है और न ही दो सही। सही जवाब दीजिए। 10 सेकंड दिया आपको कि टीचिंग क्या है, शिक्षण क्या है, कला है कि विज्ञान? कि कला या विज्ञान दोनों है। तो शिक्षण जो है कला भी है और विज्ञान भी है, दोनों है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 149 नंबर का प्रश्न है। 49 नंबर का प्रश्न है। आइए पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट मतलब सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए लर्निंग इज समिंग अप ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंसेस ऑफ द लर्नर। अधिगम शिक्षार्थी के पिछले अनुभव का सारांश है। ऑप्शन बी लर्निंग इज क्रिएटिव सिंथेसिस ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर। अधिगम शिक्षार्थी के ज्ञान और अनुभव का रचनात्मक संश्लेषण है। ऑप्शन सी लर्निंग एम्स एट हायर लेवल ऑफ थिंक। अधिगम का लक्ष्य उच्च स्तर की सोच है। ऑप्शन डी लर्निंग इज क्रिएटिव, अधिगम रचनात्मक है। तो कौन सा सही हो जाएगा? कौन सा सही नहीं है इनमें से? कौन सा कथन सही नहीं है ये हमें बताना है। 149 नंबर का 149 नंबर का प्रश्न है। सही जवाब दीजिए। 10 सेकंड दिया। जो अधिगम है वो शिक्षार्थी के पिछले अनुभव का सारांश है, और अभी जो वर्तमान में जो अनुभव ले रहा है उसका क्या? तो ये वाला गलत है। जो गलत है वही सही है कि समिंग है, मतलब सम कर दिया सब एक्सपीरियंस का, वो लर्निंग है कि जो वर्तमान में सीख रहा वो भी लर्निंग। तो ए वाला गलत कथन है। जो गलत कथन है वही सही ऑप्शन है। चलिए 150 नंबर का प्रश्न है। आखिरी प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। चारों ऑप्शन भी दिख रहे हैं। चलिए पढ़ के मैं बता देता हूँ। लर्निंग इज डिफाइंड एज द डैश चेंज इन बिहेवियर ऑफ द लर्नर वेयर एज टीचिंग एक्टिविटीज are performed to produce dash changes in the pupil life.
अधिगम को शिक्षार्थी के व्यवहार में रिक्त स्थान परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है, जबकि शिक्षण गतिविधियों को छात्र के जीवन में रिक्त स्थान परिवर्तन उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन है रिलेटिवली, परमानेंट, और दूसरा डिजायर्ड यानी कि अपेक्षाकृत स्थायी या वांछित। ऑप्शन बी टेम्पररी यानी कि अस्थायी, डिजायर्ड यानी कि वांछित। ऑप्शन सी डिजायर्ड यानी कि वांछित, परमानेंट यानी कि स्थायी। ऑप्शन डी परमानेंट यानी कि स्थायी, टेम्पररी यानी कि अस्थायी। तो आपको क्या करना है कि इसमें जो रिक्त स्थान है ना, इसमें रख रख के देख लो। अधिगम को शिक्षार्थी के व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है, जबकि शिक्षण गतिविधियों को छात्र के जीवन में वांछित परिवर्तन उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। पहला वाला सही लग रहा है। दूसरा वाला, अधिगम को शिक्षार्थी के व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन, अपने को स्थायी परिवर्तन लाना है। फिर अधिगम को शिक्षार्थी के व्यवहार में वांछित परिवर्तन के स्थायी परिवर्तन। फिर अधिगम को शिक्षार्थी के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाए, जबकि शिक्षण गतिविधि को छात्र के जीवन में अस्थायी परिवर्तन के वांछित, जो अपने को लाना है परिवर्तन, उसको वांछित परिवर्तन बोलते हैं कि टारगेटेड। तो पहला वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है इसका कि रिलेटिवली, परमानेंट और डिजायर्ड, जो हमने डिजायर किया, जो शिक्षक ने डिजायर किया, वो अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन लाना है, और वांछित जो हम चाहते हैं वो परिवर्तन लाना है। ठीक, तो 150 प्रश्न मतलब 30 प्रश्न हमने सीडीपी के कर लिए हैं। 5 मार्च 2022 का ये पेपर था शिफ्ट 2 का। इसके सीडीपी के हमने 30 प्रश्न किए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की श्रेणी में आएगा। अब ये मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 बोला मैंने, और पेपर 2022 में, तो क्यों हुए? क्योंकि कोरोना आ गया था, उसके कारण डिले हुए। तो ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की श्रेणी में आएंगे। एमपी टेट मध्य प्रदेश की कोई सी भी टेट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की कर रहे हैं, या BSSB की कर रहे हैं, KVS की कर रहे हैं, NVS की कर रहे हैं, कोई भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सीडीपी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप ये सवाल भी कर सकते हैं। तो एमपी टेट के लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको सारे प्रश्न आपने देख लिए, इन पर आधारित प्रश्न आते हैं, इनमें टॉपिक देख लीजिए, वो टॉपिक आपको सारे याद होने चाहिए। ठीक है, बाकी कल मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप अवश्य कर लीजिए। अधिक से अधिक लोगों तक हमारा ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि लोग जो एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंचे, वो सब्सक्राइब करें, उनको लाभ मिले। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस हुए हैं यहाँ 30 प्रश्न, तो किस प्रकार पढ़ना है उनको याद हो। बाकी सबकी अपनी अपनी मेहनत है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।